गरज यह कि कुछ भी देख ले तो वह व्यक्ति उस क्षण के अनुभव से संबंधों को जोड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि वे चीज़ें अपने आप में कुछ प्रकट करती है, बल्कि ये तो लोग हैं जो अपने चारों तरफ कुछ भी घटित होता देखकर उसे एक जरिया बना लेते हैं विश्वात्मा में बैठने का। रेगिस्तान में ऐसे बहुत से लोग थे जो विश्वात्मा में पैठ बनाने के बल पर आराम से अपनी जीविका चलाते थे। उन्हें ऋषि मनीषी कहा जाता था। औरतें और बुजुर्ग उनसे डरते थे। कबीले के लोग उनसे परामर्श लेते कतराते थे। आखिर कोई योद्धा युद्ध में कैसे लड़ सकेगा अगर उसे मालूम हो जाए कि मौत उसके नसीब में लिखी है। वैसे लड़ाई उन्हें अच्छी लगती थी और इस बात की अनिश्चितता भी कि उनकी हार होगी या जीत। भविष्य में क्या होगा यह तो अल्लाह ने पहले ही लिख दिया है, और जो उसने लिखा है वह हमेशा आदमी की भलाई के लिए ही होता है। इसी कारण कबीले के लोग वर्तमान में जीते थे, चूँकि वर्तमान अनिश्चितताओं से भरा होता है। इसलिए सतर्कता के अलावा उन्हें जरूरी जानकारी भी होनी चाहिए, जैसे कि दुश्मन की तलवार कहाँ है, उसका घोड़ा कहाँ है, जिंदा बचे रहने के लिए उस पर कौन सा वार करना चाहिए। ऊंट चालक तो योद्धा था नहीं, पर वह कई ऐसे नजूमियों से बातचीत करता रहता था। उनमें से कुछ ने जो कहा वह अक्षरश सही निकला और कुछ का एकदम गलत। तब एक बार सबसे बुजुर्ग नजूमी ने ऊंट चालक से पूछा था कि भविष्य की बातें जानने में वह इतनी दिलचस्पी क्यों रखता है। इसलिए कि मैं कुछ कर सकूं, ऊंट चालक ने कहा, और उन चीज़ों को बदल सकूं जिन्हें मैं घटित होते हुए नहीं देखना चाहता। तब वे तुम्हारे भविष्य में कैसे शामिल हो सकेंगी। अच्छा, तो यूं समझ लीजिए कि मैं अपना भविष्य इसलिए जानना चाहता हूं कि मैं उसके लिए तैयार हो सकूं। अगर कुछ अच्छा घटित होने वाला है तो वह तुम्हारे लिए सुखदायी आश्चर्य बनकर आएगा, मनीषी ने कहा, और अगर कुछ बुरा घटित होने वाला है तो तुम पहले से ही उसके बारे में सोच सोच कर दुखी होते रहोगे। मैं भविष्य जानना चाहता हूं क्योंकि मैं पुरुष हूं, ऊंट चालक बोला, और आदमियों के जीवन का आधार उनका भविष्य ही होता है। मनीषी टहनियों से भविष्य जानने की विद्या में माहिर था। वह पासों की तरह जमीन पर टहनियां फेंक जिस तरह से वे गिरती थी उनके अर्थ पढ़ने की कोशिश करता था। उस दिन उसने कोई भविष्यवाणी नहीं की, कोई हिसाब नहीं लगाया। उसने सगुन बताने वाली उन टहनियों को समेटा, कपड़े में लपेटा और झोले में रख लिया। मैं लोगों का भविष्य बाँचकर अपनी जीविका चलाता हूँ। मैं टहनी विद्या के इस विज्ञान को जानता हूँ। मुझे मालूम है कि टहनियों द्वारा उस भेद को कैसे भेदा और पढ़ा जा सकता है जो वहाँ लिखा है। वहाँ मैं अतीत पढ़ सकता हूँ, उसे उघाड़ सकता हूँ जो भुलाया जा चुका है, और उन सगुनों को भी समझ सकता हूँ जो वर्तमान में मौजूद हैं। जब लोग मुझसे परामर्श करते हैं तो ऐसा नहीं है कि मैं उनका भविष्य पढ़ने लगता हूँ। मैं तो भविष्य की अटकल लगाता हूँ। भविष्य का मालिक तो ईश्वर है और वही उसे प्रकट करता है असाधारण परिस्थितियों में। तुम पूछोगे कि फिर मैं भविष्य का अनुमान कैसे लगाता हूँ। वर्तमान में जो शकुन है उसके आधार पर। कुंजी तो वर्तमान में छिपी है। अगर तुम वर्तमान पर ध्यान दो तो उसमें सुधार ला सकते हो, और यदि तुमने वर्तमान सुधार लिया तो बाद में जो भी आने वाला है वह भी आज से बेहतर होगा। भविष्य की चिंता छोड़ो और इस शिक्षा पर चलो कि ईश्वर अपने बच्चों को प्यार करता है, हर दिन अपने साथ कुछ ऐसा लाता है जो शाश्वत है। ऊंट चालक ने फिर सवाल किया कि वह कौन सी ऐसी परिस्थितियां होंगी जिनमें ईश्वर उसे अपना भविष्य देखने की इजाज़त देगा। तभी जब वो स्वयं उसे उद्घाटित करे। हालांकि ईश्वर बहुत कम ऐसा करता है, और जब वो ऐसा करता है तो उसका एक ही कारण होता है, पहले से लिखे हुए भविष्य में कुछ फेरबदल करना। ऊंट चालक ने सोचा, ईश्वर ने लड़के को भविष्य का आभास तो दे ही दिया है, तो क्या वह उस लड़के को एक माध्यम बनाना चाहता था। जाओ और कबीलों के सरदारों से मिलो, ऊंट का चालक ने लड़के से कहा। युद्ध के लिए इधर आती हुई सेनाओं की सूचना उन्हें दो। वे मुझ पर हंसेंगे। वे रेगिस्तान के लोग हैं, सगुनों पर विश्वास करते हैं। तब तो उन्हें मालूम चल ही गया होगा। अभी उनका ध्यान इस तरफ नहीं है। उनका विश्वास है कि अगर अल्लाह की यह मर्जी है कि उन्हें कुछ पता चले तो कोई ना कोई आकर उन्हें उसके बारे में बता देगा। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है, पर इस बार वह कोई और कोई नहीं, तुम हो। लड़के ने फातिमा के बारे में सोचा और उसने तय किया कि वह कबीलों के सरदारों से मिलेगा। नखलिस्तान के बीचों बीच एक बहुत बड़े सफ़ेद तंबू के सामने खड़े पहरेदार से लड़के ने कहा, मैं सरदार से मिलना चाहता हूँ। मैं रेगिस्तान से अपने साथ सगुन लाया हूँ। बिना कोई प्रश्न पूछे वह पहरेदार भीतर चला गया। कुछ देर बाद जब वह आया
तो उसके साथ सफ़ेद और सुनहरी पोशाक पहने एक नौजवान अरब था। लड़के ने जो कुछ भी देखा था उस अरब को बता दिया। वह अरब लड़के से वही इंतजार करने के लिए कहकर भीतर चला गया। रात घिराई। तरह तरह के योद्धा और व्यापारी तंबू में आते और जाते रहे। एक एक करके सभी अलाव बुझा दिए गए। नखरिस्तान में ऐसी शांति छा गई जैसे कि रेगिस्तान में होती है। केवल बड़े तंबू में रोशनी थी। इस सब के बीच लड़के के मन में सिर्फ फातिमा का ख्याल था, पर उसे फातिमा के साथ अपनी आखिरी मुलाकात की बात अभी भी ठीक से समझ में नहीं आई थी। आखिरकार घंटों के इंतजार के बाद पहरेदार ने लड़के से भीतर चलने के लिए कहा। लड़के ने भीतर जो देखा उससे आश्चर्यचकित रह गया। वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि रेगिस्तान के बीचों बीच कोई ऐसा तंबू भी हो सकता है। जमीन पर इतने सुंदर कालीन बिछे हुए थे जिन पर वह कभी चला ही न था। छत से हाथ से गढ़े हुए सोने के कंदील लटक रहे थे जिनमें मोमबत्तियां जल रही थी। कबीले के सरदार अर्धवृत्ताकार बनाकर रेशम के मुलायम गद्दों पर बैठे थे। उन गद्दों पर खूबसूरत कसीदाकारी की गई थी। नौकर चाकर चांदी की तस्तरियों में मेवा और चाय परोस रहे थे। कुछ हुक्के की चीलम को हवा दे रहे थे। पूरे वातावरण में धुएं की मीठी गंध फैली हुई थी। कुल 8 सरदार थे, मगर लड़का तुरंत इस बात को ताड़ गया कि उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है। वह अरब जो अर्धवृत्त के बीचों बीच सफेद और सुनहरे कपड़े पहने विराजमान था। उसके पास ही बैठा था वह नवयुवक अरब जिससे अभी थोड़ी देर पहले ही उसकी बातचीत हुई थी। लड़के की ओर इशारा करते हुए एक सरदार ने पूछा, वह अजनबी कौन है जो संकेतों और सगुनों की बात करता है? मैं, लड़के ने जवाब दिया, और फिर उसने जो कुछ भी देखा था वह विस्तार से बयान कर दिया। रेगिस्तान यह सब कुछ एक अजनबी पर क्यों प्रकट करेगा जबकि हम यहाँ पीढ़ियों से रहते आए हैं? एक दूसरे प्रमुख ने सवाल उठाते हुए कहा। चूंकि मेरी आंखें अभी तक रेगिस्तान की अभ्यस्त नहीं हुई है, लड़के ने जवाब दिया। मैं वह सब कुछ देख सकता हूँ जो रेगिस्तान की अभ्यस्त आंखें नहीं देख सकती, और मुझे विश्वात्मा का भी बोध है, लड़के ने अपने मन में सोचा। नखलिस्तान तो तटस्थ क्षेत्र है, यहाँ कोई आक्रमण क्यों करेगा? तीसरे प्रमुख ने जिज्ञासा प्रकट की। मैं तो आपको केवल वही बता सकता हूँ जो मैंने देखा है। अगर आप इस पर यकीन नहीं करना चाहते तो आपको इस बारे में कुछ करने की जरूरत नहीं है। आदमियों में गर्मागर्म बहस छिड़ गई। वे ऐसी अरबी बोल रहे थे जो उस लड़के की समझ से परे थी। वह बाहर जाने को हुआ तो पहरेदार ने उससे रुकने को कहा। लड़का डर गया। उसे लगा कि वह सगुन अच्छा नहीं है। ऊंट चालक से हुई बात पर उसे अफसोस हुआ। एकाएक केंद्र में बैठा वयोवृद्ध व्यक्ति मुस्कुराया। लड़के की जान में जान आई। उस वृद्ध ने बहस में कोई हिस्सा नहीं लिया था और अब तक एक शब्द भी नहीं बोला था, मगर लड़के को तो उस सर्वव्यापी भाषा की अनुभूति थी। इसी कारण उसने सुलह व शांति की इन तरंगों को पहचान लिया। अब उसका अंतर्मन कह रहा था कि यहाँ आकर उसने गलती नहीं की है। चर्चा समाप्त हो गई थी। कबीले के सरदार शांति से उस वयोवृद्ध की बात सुन रहे थे। तब उसने लड़के को देखा, भावशून्य और रुखी नजरों से। 2000 साल पहले की बात है। किसी दूर देश में सपनों पर यकीन करने वाला एक आदमी को काल कोठरी में डाल दिया गया और उसके बाद गुलाम की हैसियत से उसे बेच दिया गया। वृद्ध ने लड़के को ऐसी भाषा में बताया जो वह फौरन समझ गया। हमारे व्यापारियों ने उस आदमी को खरीद लिया और मिस्र ले आए। हम सबको मालूम है जो सपनों में विश्वास रखते हैं वे उन्हें बाँचना भी जानते हैं। वृद्ध ने अपनी बात जारी रखी। जब फैरो ने सपने में ऐसी गायें देखी जिनमें से कुछ बहुत दुबली थी और कुछ बहुत मोटी, तो उस आदमी से जिसका मैंने अभी जिक्र किया पूरा मिस्र को अकाल से बचाया था। उसका नाम था जोसेफ। वह भी एक अजनबी देश में एक अजनबी ही था, ठीक तुम्हारी ही तरह, लगभग तुम्हारी ही उम्र का। वह चुप हो गया, मगर आंखों में अभी भी दोस्ती की कोई झलक नहीं थी। हम हमेशा परंपराओं का पालन करते हैं। इन्हीं परंपराओं ने उन दिनों मिस्र को अकाल से बचाया था और मिस्र वासियों को धनवान बना दिया। परंपरा ही आदमी को सिखाती है रेगिस्तान पार करना, और यह भी कि बच्चे शादियां कैसे करें। परंपराओं के अनुसार नखलिस्तान एक तटस्थ क्षेत्र है, दोनों ही पक्षों के लिए, जो उतने ही सुरक्षित है जितने कि असुरक्षित। वृद्ध की बात जारी थी। सभी खामोश थे, मगर परंपराओं का यह भी कहना है कि हमें रेगिस्तान से आए संदेशों पर भरोसा करना चाहिए। हमने तो जो कुछ भी सीखा है वह सब रेगिस्तान से ही सीखा है।
वृद्ध के इशारे पर सब लोग खड़े हो गए। सभा समाप्त हो गई थी। हुक्के बुझा दिए गए। पहरेदार मुस्तैदी से खड़े हो गए थे। लड़का चलने को हुआ तो वयोवृद्ध फिर से बोला, कल हम अपना यह निर्णय बदल देंगे कि नखलिस्तान में रहने वाले अपने पास कोई भी हथियार नहीं रखेंगे। पूरा दिन हम शत्रुओं की ताक में रहेंगे। जब सूरज डूबेगा तो सारे आदमी अपने अपने हथियार एक बार फिर मुझे सौंप देंगे। हर मरे हुए 10 शत्रुओं के एवज में तुम्हें सोने की एक मुहर मिलेगी। मगर हथियार तभी लिए जा सकते हैं जब उनका लड़ाई में इस्तेमाल किया जाए। हथियार भी रेगिस्तान की तरह मनमौजी होते हैं। अगर उनका इस्तेमाल न किया जाए तो वक्त आने पर वह काम ही नहीं करते। अगर उनमें से एक भी हथियार कल इस्तेमाल नहीं किया गया तो वह तुम पर चलेगा। नखलिस्तान केवल पूर्णिमा की रोशनी से रोशन था। उसका तंबू वहां से केवल 20 मिनट की दूरी पर था। वह उस तरफ बढ़ने लगा। जो कुछ भी हुआ वह उसके लिए खतरे का संकेत था। उसने विश्वात्मा से एकीकरण में सफलता पाई थी, लेकिन अब वही उसकी मौत का कारण बन सकती थी। बड़ी भयावह बाजी थी यह, मगर वह ऐसी बाजियां तो खेलता आया है। अपनी नियति को पाने के लिए उसने अपनी सारी भेड़ों को बेच दिया था। उस ऊंट चालक ने भी तो कहा था कि कल मरना किसी और दिन मरने से बेहतर नहीं है। हर दिन आता है रहने के लिए या फिर इस दुनिया से चले जाने के लिए। हर चीज एक ही वस्तु पर निर्भर करती है और वह है मकतूब। चुपचाप अपने तंबू की ओर चलते हुए उसके मन में रत्ती भर दुख या अफसोस नहीं था। अगर वह कल मर भी गया तो इसका अर्थ होगा ईश्वर की ऐसी ही मर्जी थी और ईश्वर भविष्य को बदलना नहीं चाहता था। उसे संतोष होगा कि मरने से पहले उसने जल डमरू मध्य को पार किया, क्रिस्टल के दुकान में काम किया, रेगिस्तान की खामोशी को सुना और उसने फातिमा की वे सुंदर आंखें देखी। घर छोड़ने के बाद से उसने अपना हर दिन गहरी शिद्दत से जिया है। अगर वह कल मर भी गया तो भी वह और गडरिये के मुकाबले कितना कुछ देख चुका है। अकस्मात गरज के साथ बहुत जोर की विस्फोटक आवाज हुई और इतनी तेज हवा का सनसनाता थपेड़ा उसे लगा कि वह वहीं जमीन पर गिर गया। ऐसी भयानक हवा का उसे अनुभव नहीं था। चारों दिशाएं धूल धूसरित हो गई। चांद भी धूल से कहीं दुबक गया। अब उसके सामने एक विशाल सफेद घोड़ा था जो अपनी पिछली 2 टांगों पर खड़ा होकर हिनहिना रहा था। जब अंधा कर देने वाली धूल थोड़ी कम हुई तो लड़के ने जो देखा उसे देखकर वह कांप उठा। घोड़े पर काली पोशाक पहने हुए एक घुड़सवार था। उसके बाएं कंधे पर एक विशाल बाज बैठा पंख फड़फड़ा रहा था। घुड़सवार पगड़ी पहने था। उसका सारा चेहरा आंखों के अलावा काले रुमाल से ढका हुआ था। लगता था कि वे रेगिस्तान का कोई दूत है, मगर उसका अस्तित्व दूत से कहीं शक्तिशाली था। उस अजनबी घुड़सवार ने मयान से तलवार निकाल ली जो चांद की रोशनी में बिजली की तरह चमकी। चीलों की उड़ान में छिपे अर्थों को जानने की यहाँ किसने जुर्रत की है। उसकी आवाज़ इतनी जोरदार थी कि अल्फ्यूम नखलिस्तान के 50,000 खजूर के पेड़ों से टकराकर गूंज रही थी। यह जुर्रत मैंने की थी, लड़के ने कहा। उसे सेंटियागो माता मोरस की वह प्रतिमा याद आई जिसमें वह घोड़े पर सवार था और उसके घोड़े के खुरों में कितने ही नास्तिक कुचले हुए पड़े थे। यह घुड़सवार भी बिल्कुल वैसा ही था। यह बात और थी कि इसके किरदार बदले हुए थे। मैंने ही ऐसा करने का साहस किया था, लड़के ने दोहराया और अपनी गर्दन तलवार का वार सहने के लिए झुका दी। इस तरह बहुत सी जिंदगियां बच जाएंगी क्योंकि मैं विश्वात्मा के भीतर झांक कर देख सका था। तलवार चली नहीं, बल्कि अजनबी ने तलवार नीची करके उसकी नोक लड़के के माथे से लगा दी। उससे रक्त की बूंद निकल आई। घुड़सवार निश्चल था, लड़का भी। लड़के के मन में वहां से भाग जाने का विचार भी नहीं आया। दिल ही दिल में उसे एक अजीब सी खुशी का एहसास हो रहा था कि वह अपनी नियति को तलाशते हुए ही मरेगा और फातिमा के लिए भी। सगुन सच्चे ही थे। वह यहाँ शत्रु के सामने खड़ा था, मगर मरने की उसे बिल्कुल परवाह नहीं थी। विश्वात्मा उसका इंतजार कर रही है और बहुत जल्दी ही वह उसमें समा जाएगा, उसी का एक हिस्सा बन जाएगा। आने वाले कल में यह शत्रु भी उसी आत्मा का हिस्सा बनेगा। लड़के का माथा अभी भी तलवार की नोक पर था। तुमने पक्षियों की उड़ान को क्यों पढ़ा? मैंने वही पढ़ा जो वे पक्षी मुझसे बताना चाहते थे। वे इस नखलिस्तान को बचाना चाहते थे। कल तुम सब लोग मारी जाओगे, क्योंकि नखलिस्तान में आदमियों की संख्या तुमसे कहीं ज़्यादा है। तलवार अभी भी वही थी। तुम अल्लाह की मर्जी को बदलने वाले कौन होते हो? अल्लाह ही ने फौजें बनाई है
और उसी ने उन चीलों को भी बनाया है। अल्लाह ही ने मुझे पक्षियों की भाषा सिखाई है। हर एक चीज़ उसने अपने हाथों से रची और लिखी है। लड़के ने जवाब दिया। उसे ऊंट चालक के शब्द याद आ गए थे। अजनबी ने लड़के के माथे से तलवार हटा ली। लड़के ने राहत की सांस ली, मगर फिर भी वह भाग नहीं सका। अपने पूर्वानुमानों और भविष्यवाणियों से सावधान रहो, अजनबी ने कहा। जो लिखा होता है उसे किसी भी तरह बदला नहीं जा सकता। मैंने तो बस सेना देखी थी, लड़के ने कहा। लड़ाई का नतीजा क्या हुआ यह मैंने नहीं देखा। अजनबी को लड़के के जवाब से संतोष हुआ, मगर तलवार अभी भी उसके हाथ में ही थी। लेकिन एक अजनबी इस अजनबी जगह में क्या कर रहा है? मैं अपनी नियति का पीछा कर रहा हूं। रहने दो, तुम इस बात को नहीं समझोगे। अजनबी ने तलवार मयान में रख ली। लड़का आश्वस्त हुआ। मुझे तुम्हारी हिम्मत की परीक्षा लेनी थी, अजनबी ने कहा। उस सर्वव्यापी भाषा को समझने और बूझने के लिए हिम्मत का होना बहुत जरूरी है। लड़के को आश्चर्य हुआ। अजनबी ऐसी बातें कर रहा था जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता था। अपनी बात जारी रखते हुए अजनबी ने कहा, इतनी दूर आने के बाद अपनी कोशिश मत छोड़ना। तुम्हारे मन में रेगिस्तान से प्यार होना चाहिए, मगर उस पर पूरा यकीन। ना, कभी नहीं। रेगिस्तान हर आदमी की परीक्षा लेता है, हर कदम पर उन्हें ललकारता है, और जिनका ध्यान बढ़ जाता है उन्हें खत्म कर देता है। उसने जो भी कहा उससे लड़के को बूढ़े बादशाह का स्मरण हो आया। अगर यहाँ लड़ाकू योद्धा आ जाए और सूर्यास्त तक तुम सही सलामत रहो तो मुझे ढूंढते हुए आ जाना, अजनबी ने कहा। वही हाथ जिसमें थोड़ी देर पहले तलवार थी उसमें अब चाबुक था। घोड़ा एक बार फिर धूल उड़ाता हुआ पिछले पैरों पर खड़ा हुआ, मुड़ा और सरपट दौड़ गया। तुम कहाँ रहते हो? लड़के ने चिल्लाकर जाते हुए घुड़सवार से पूछा। चाबुक वाले हाथ ने दक्षिण की तरफ इशारा कर दिया। लड़के की मुलाकात कीमियागार से हो चुकी थी। अगर आपको ये किताब बहुत अच्छी लग रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने दोस्तों से इन ऑडियोज़ को ज़रूर शेयर करें। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके इस किताब को खरीद सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझे कमेंट करके बताएं कि मुझे ऑडियो बुक में और क्या सुधार करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कुछ सुझाव देना तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, जिससे मैं आगे आने वाले ऑडियोज़ में सुधार कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन सुबह अल्फ्यूम के खजूर के पेड़ों की आड़ में इधर उधर लगभग 2000 हथियारबंद लोग तैनात थे। सूरज के थोड़ा चढ़ने से पहले करीब 500 कबीले वाले क्षितिज से आते हुए दिखाई दिए। घुड़सवार योद्धा नखलिस्तान की उत्तर दिशा से अंदर आए, इस तरह कि जैसे वे लड़ाई करने न आए हो, पर हरेक की पोशाक में हथियार छिपे हुए थे। अल्फ्यूम के केंद्र में स्थित सफ़ेद तंबू के पास पहुंचकर उन्होंने अपनी शमशीरें और तलवारें निकाल ली और तंबू पर आक्रमण कर दिया। तंबू खाली था। पेड़ों के पीछे छिपे हुए हथियारबंद नखलिस्तानी योद्धाओं ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और आनन फानन में सभी हमलावरों को मार गिराया। बस एक ही जिंदा बचा। औरतें अपने अपने खेमों में अपने खाविंदों की जिंदगी की दुआ मांग रही थी। अतः वे भी जो कुछ हुआ उससे बेखबर थी। अगर जमीन पर हमलावरों की लाशें न बिछी होती तो सब कुछ सामान्य ही दिखाई देता। योद्धाओं ने केवल आक्रमणकारियों के सरदार की जान बख्श दी थी। उसी दोपहर वह कबीले के सरदारों के सामने हाजिर किया गया, जिन्होंने जवाब तलब करते हुए पूछा कि उसने नखलिस्तान की परंपरा को क्यों तोड़ा। पराजित सरदार ने कहा कि उसके आदमी भूखे प्यासे थे, लगातार लड़ते लड़ते थक गए थे, इसलिए हमने नखलिस्तान पर कब्जा जमाने की बात सोची ताकि हम फिर तरोताजा होकर लड़ाई लड़ सके। कबीले के सरदार ने मृतकों के लिए दुख प्रकट करते हुए कहा कि परंपराएं पवित्र होती है। उसने पराजित सरदार को मृत्यु दंड दिया। तलवार से सिर कलम करने या गोली से उड़ा देने के बजाय उसे एक सूखे खजूर के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। रेगिस्तान की तेज गर्म हवाओं में पराजित सरदार का मृत शरीर अकड़ गया। कबीले के सरदार ने लड़के को बुलाकर 50 स्वर्ण मुद्राएं दी। उसने मिस्र के जोसेफ की कहानी फिर से दोहराई और लड़के से कहा कि वह नखलिस्तान के सलाहकार का पद स्वीकार करे। जब सूरज ढल गया और आकाश में तारे निकल आए तो लड़के ने दक्षिण की ओर चलना शुरू किया। अंततः उसे एक अकेला खेमा दिखाई दिया। कुछ अरब जो उधर से गुजर रहे थे उन्होंने लड़के को बताया कि वहां जिन रहते हैं, मगर लड़का डरा नहीं। वह वहीं बैठकर इंतजार करने लगा। चांद आकाश में काफी ऊंचा आ गया था।
तब उसने कीमियागार को आते हुए देखा। उसके कंधों पर 2 मरी हुई चीलें लटकी थी। मैं आ गया हूं, लड़के ने कहा। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, कीमियागार ने जवाब दिया। शायद तुम्हारी नियति तुम्हें यहां ले आई है। कबीलों की आपसी लड़ाइयों के कारण रेगिस्तान पार करना नामुमकिन हो गया है, इसलिए मैं यहां आ गया। कीमियागार घोड़े से नीचे उतरा और उसे अपने साथ खेमे के अंदर आने का इशारा किया। खेमा नखलिस्तान के और खेमों जैसा ही था। लड़के ने खेमे के भीतर कीमियागारी में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों और भट्टियों को देखने के लिए नज़र दौड़ाई, मगर वहां वैसा कुछ नहीं था। बस कुछ किताबें एक के ऊपर एक रखी थी। एक स्टोव था, कालीन थे जिनमें रहस्यमयी आकृतियां अंकित थी। बैठो, हम कुछ पिएंगे और फिर इन चीलों का भोजन करेंगे, कीमियागार ने कहा। लड़के को शक हुआ कि ये वही 2 चीलें हैं जिन्हें उसने पहले देखा था, मगर वह चुप रह गया। कीमियागार ने आग जलाई और बहुत जल्दी ही पूरा तंबू एक मनोहर सुगंध से भर गया, हुक्कों की सुगंध से बेहतर। आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? लड़के ने पूछा। शगुनों के कारण, कीमियागार ने जवाब दिया। हवा ने मुझे बताया था कि तुम आओगे और तुम्हें मदद की जरूरत होगी। ओह, वह मैं नहीं हूं जिसके बारे में हवा ने आपसे बात की थी। वो तो एक दूसरा विदेशी है, अंग्रेज। वह आपकी तलाश में यहां आया है। मुझे मालूम है उसे बहुत सी चीजें करनी है, मगर उसकी दिशा सही है। वह रेगिस्तान को समझने की शुरुआत कर चुका है। और मैं, जब कभी कोई व्यक्ति वाकई में कोई वस्तु पा लेना चाहता है तो वह पूरी सृष्टि उसका सपना साकार करने का उपक्रम करती है। कीमियागार ने बूढ़े बादशाह के शब्द दोहराए। लड़के के समझ में आ गया, एक और व्यक्ति है जो उसे अपनी नियति प्राप्त करने में मदद करना चाहता है। तो आप मुझे निर्देश देंगे? नहीं, तुम्हें वह सब जो तुम्हें जानना चाहिए पहले से ही मालूम है। मैं तो केवल तुम्हारे खजाने की दिशा बताने में तुम्हारी मदद करूंगा। मगर जनजातीय कबीलों की ये आपसी लड़ाइयाँ, लड़के ने दोहराया। मुझे मालूम है रेगिस्तान में क्या चल रहा है। मैं तो पहले से ही अपना खजाना पा चुका हूँ। मेरे पास एक ऊँट है, मेरे पास क्रिस्टल दुकान में कमाया धन है और मेरे पास 50 स्वर्ण मुद्राएं भी है। इन सब के कारण अपने देश में मुझे रईसों में गिना जाएगा, मगर इनमें से कुछ भी पिरामिडों का नहीं है, कीमियागार ने कहा। मेरे पास फातिमा भी है और वह मेरे सारे खजानों से बढ़कर है। उसे भी तुमने पिरामिडों में नहीं पाया है। उन्होंने खाते वक्त कोई बात नहीं की। कीमियागार ने एक बोतल खोलकर उसका लाल पेय लड़के के प्याले में डाला। अब तक की पी हुई सारी शराबों में उस शराब का स्वाद सबसे बेहतर था। शराब पीना यहाँ मना है ना? लड़के ने पूछा। कीमियागार ने जवाब दिया, हमारे मुंह के भीतर जो जाता है वह बुरा नहीं है, बल्कि मुंह से जो बाहर आता है वह बुरा है। कीमियागार शुरू शुरू में थोड़ा डरावना था, मगर शराब पीने के बाद लड़के के मन से डर जाता रहा। भोजन करने के बाद वह खेमे के बाहर ही बैठ गए। चांद की रोशनी इतनी तेज थी कि तारे फीके पड़ गए थे। लड़के को खुश देखकर कीमियागार ने कहा, पियो और आनंद लो। आज रात खूब अच्छी तरह से आराम करो कि जैसे कल तुम्हें लड़ाई पर जाना है। याद रखना, जहां तुम्हारा दिल है वहीं तुम्हारा खजाना भी है। तुम्हें हर हाल में खजाने को ढूंढना ही है, ताकि जो कुछ भी तुमने रास्ते में सीखा है वह सार्थक हो सके। कल तुम अपना ऊंट बेचकर एक घोड़ा खरीद लो। ऊंट विश्वासघाती होते हैं। वे हजारों मील की दूरियां नापते हैं, थकने का नाम ही नहीं लेते। फिर एकाएक वे दम से बैठ जाते हैं और मर जाते हैं। मगर घोड़े थोड़ा थोड़ा करके थकते हैं। तुम्हें हमेशा मालूम रहता है तुम उनसे कितनी अपेक्षा कर सकते हो और वे कब मरने वाले हैं। अगली रात वह लड़का एक घोड़े पर सवार होकर उस कीमियागार के खेमे में पहुंचा। कीमियागार पहले से तैयार था। उसने घोड़े पर जीन कसी और बाज को अपने बाएं कंधे पर बैठा लिया। उसने लड़के से कहा, अच्छा, मुझे बताओ रेगिस्तान के भीतर जीवन किधर है? केवल वे जो जीवन के इन चिन्हों को देख सकते हैं वे ही अपना खजाना ढूंढ सकते हैं। चांद की रोशनी में घोड़ों पर दोनों सवार आगे बढ़ चले। पता नहीं रेगिस्तान में जीवन के चिन्ह मैं पहचान भी पाऊंगा या नहीं। लड़के ने सोचा, मैं रेगिस्तान को उतनी अच्छी तरह से जानता भी नहीं। वह कीमियागार को यह सब बता देना चाहता था, पर वह उससे डरता भी था। वे उस पथरीली जगह पर पहुंच गए जहां लड़के ने उन 2 उड़ती हुई चीलों को देखा था और जहां अब खामोशी थी, रेगिस्तानी हवा थी। मुझे नहीं मालूम रेगिस्तान में जीवन कैसे ढूंढा जाए, लड़के ने कहा। मुझे यह तो मालूम है कि यहाँ जीवन है, मगर वह कहाँ है यह नहीं मालूम।
जीवन ही जीवन को आकर्षित करता है, कीमियागार ने जवाब दिया। और तब लड़का सब कुछ समझ गया। उसने घोड़े की लगाम ढीली कर दी। ऐसा करते ही घोड़ा पथरीली जमीन और रेत पर दुलही भरता दौड़ चला। कीमियागार का घोड़ा उसके पीछे था। आधे घंटे बाद नखलिस्तान के हरे भरे पेड़ दिखाई नहीं दे रहे थे। अब दिख रहा था तो ऊपर आसमान में खिला हुआ एक बहुत ही बड़ा चांद और दूर दूर तक छिटती चांदनी जो रेगिस्तान के पत्थरों को चांदी की तरह चमका रही थी। एकाएक बिना किसी कारण लड़के के घोड़े की गति धीमी हो गई। यहाँ आसपास कहीं जीवन है, लड़के ने कीमियागार से कहा। मैं रेगिस्तान की भाषा नहीं जानता, पर मेरा घोड़ा जीवन की भाषा समझता है। वे घोड़े से उतर गए। कीमियागार कुछ बोला नहीं। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वे पत्थरों में कुछ ढूंढने लगे। कीमियागार एकाएक रुक गया और नीचे झुका। उन पत्थरों के बीच एक छेद था। कीमियागार ने पहले तो उस छेद में अपना हाथ डाला और फिर कंधे तक पूरा बाजू। कुछ तो था जो भीतर हरकत कर रहा था। लड़के ने इस बात का अनुमान कीमियागार की आंखों के झपकने से लगा लिया, जिसका हाथ पत्थरों में छिपी किसी वस्तु से जूझ रहा था। एक झटके से अपना हाथ बाहर खींचते हुए वह कूदकर खड़ा हो गया। लड़का अचंभित था। कीमियागार के हाथ में पूंछ से पकड़ा एक सांप लटक रहा था। लड़के ने सांप से बचने के लिए दूर छलांग लगाई। सांप गुस्से में था और बड़ी जोर से फुफकार रहा था। उसकी फुफकार से रेगिस्तान की खामोशी भंग हो रही थी। वह कोबरा सांप था, इतना जहरीला कि किसी को काट ले तो वह मिनटों में मर जाए। जरा ध्यान से, कहीं काट ना ले, लड़के ने सावधान किया। मगर कीमियागार के चेहरे के भाव में कोई अंतर नहीं आया। ऐसा नहीं था कि जब उसने सांप के बिल में हाथ डाला था तो सांप ने उसे डसा नहीं होगा। कीमियागार की उम्र 200 साल है, ऐसा उस अंग्रेज ने बताया था। उसे मालूम होगा कि रेगिस्तान में सांपों से कैसे निपटा जाता है। लड़के ने कीमियागार को घोड़े की तरफ जाते देखा। वहां उसने अपनी शमशीर निकाली और उससे रेत पर एक वृत्त बनाकर सांप को उसके अंदर रख दिया। ऐसा करते ही सांप एकदम शांत हो गया। अब चिंता की कोई बात नहीं, कीमियागार ने कहा। अब यह सांप इस घेरे से बाहर नहीं जा पाएगा। तुमने रेगिस्तान में जीवन ढूंढ लिया। यह एक ऐसा सगुन है जिसकी मुझे तलाश थी। यह तलाश इतनी जरूरी क्यों थी? क्योंकि पिरामिडों के चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। लड़का पिरामिडों के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था। उसका मन भारी था और कल रात से ही वह उदास था। खजाने की तलाश को जारी रखने का मतलब था फातिमा से बिछड़ना। मैं रेगिस्तान पार करने के लिए तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, कीमियागार ने लड़के से कहा। मैं नखलिस्तान में रहना चाहता हूं, लड़के ने जवाब दिया। मुझे फातिमा मिल गई है और वह मेरे लिए किसी भी खजाने से ज़्यादा मूल्यवान है। फातिमा? फातिमा रेगिस्तान में रहने वाली औरत है, कीमियागार ने कहा। उसे मालूम है मर्दों को बाहर जाना पड़ता है ताकि वे लौट सके, और उसके पास तो पहले से ही उसका खजाना है, यानी तुम। उसकी ख्वाहिश होगी कि तुम वह पा सको जिसकी तुम्हें तलाश है। अच्छा, अगर मैं यहीं ठहरने का तय कर लूं तो मैं बताता हूं क्या होगा। तुम नखलिस्तान के लोगों के सलाहकार बन जाओगे। तुम्हारे पास भेड़े और ऊंट खरीदने के वास्ते काफी सोना भी है। तुम फातिमा से शादी कर लोगे और 1 साल तक बहुत खुश भी रहोगे। तुम्हें रेगिस्तान से प्यार करना आ जाएगा और उन 50,000 खजूर के पेड़ों में तुम एक एक को पहचानने लगोगे। उन्हें बढ़ता हुआ देखकर तुम अनुभव करोगे कि कैसे हर क्षण दुनिया बदलती रहती है। तुम सगुन पहचानने में बेहतर से बेहतर बनते जाओगे, चूंकि इस मामले में रेगिस्तान से बढ़कर कोई अच्छा गुरु नहीं है। फिर किसी वक्त दूसरे साल के दौरान तुम्हें खजाने की याद सताएगी। सगुन फौरन तुम्हें उसके बारे में बताना शुरू कर देंगे, मगर तुम उन्हें अनदेखा करना चाहोगे। तुम अपने ज्ञान का नखलिस्तान और उसके निवासियों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना चाहोगे। कबीले के सरदार तुम्हारे काम को सराहेंगे। तुम्हारे ऊंट तुम्हारे लिए दौलत और सत्ता लेकर आएंगे। तीसरे साल भी सगुन तुम्हारे खजाने और नियति के बारे में तुम्हें बताएंगे और तुम रातों को उठ उठ कर नखलिस्तान के चक्कर लगाया करोगे। तब फातिमा को बहुत दुख होगा कि केवल उसी की वजह से तुमने अपनी तलाश छोड़ दी। तुम फिर भी उसे प्यार करोगे और वह तुमसे। तुम्हारे मन में हमेशा इस बात का एहसास रहेगा कि उसने तुम्हें सफ़र पर जाने से कभी नहीं रोका, क्योंकि रेगिस्तान की औरतें अपने मर्दों का इंतजार करना जानती है। तुम उसे दोस्त तो नहीं दोगे, मगर कई बार रेगिस्तान की रेत पर चहलकदमी करते हुए तुम्हारे मन में आएगा, अच्छा होता अगर तुम चले आते। तुम अपनी और फातिमा के प्यार पर और ज़्यादा भरोसा करते,
तुम्हें जिस बात ने नखलिस्तान में बने रहने के लिए मजबूर किया वह और कुछ नहीं, तुम्हारा डर था कि हो सकता है तुम लौट ही ना सको। उस वक्त तुम्हारे सगुन तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारा खजाना अब हमेशा के लिए दफन हो गया है। फिर चौथे साल किसी दिन सगुन तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, क्योंकि तुमने भी तो उनका कहा मानना छोड़ दिया था। कबीले के सरदार इस बात को जान जाएंगे और तुम्हें सलाहकार के पद से हटा देंगे, मगर तब तक तुम अमीर बन चुके होगे, बहुत से ऊँटों के मालिक और एक चतुर व्यापारी। तब जिंदगी के बाकी दिन यही सोचते विचारते गुजार दोगे कि तुमने अपनी नियति को नहीं खोजा और अब उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। तुम्हें समझ लेना चाहिए कि प्यार कभी किसी को अपनी नियति की तलाश करने से नहीं रोकता। अगर वह व्यक्ति अपनी तलाश छोड़ देता है तो इसका मतलब है उसका प्यार सच्चा प्यार नहीं था, ऐसा प्यार जो हमेशा सर्वव्यापी भाषा बोलता है। कीमियाकार ने रेत में बनाया हुआ वृत्त मिटा दिया। सांप रेंगता हुआ चट्टानों में समा गया। लड़के को उस क्रिस्टल व्यापारी का स्मरण हो आया जो हमेशा मक्का की यात्रा करना चाहता था। वह अंग्रेज याद आया जो कीमियाकार को तलाशना चाहता था। उस औरत की याद आई जिसे रेगिस्तान पर भरोसा था। उसने रेगिस्तान के फैले विस्तार को देखा जो उसे यहाँ तक लेकर आया था, उस नवयुवती के पास जिससे उसे प्यार था। वे अपने घोड़ों पर सवार हो गए। इस बार वह लड़का कीमियागार के पीछे था। हवा के झोंके अपने साथ नखलिस्तान की आवाज़ें लेकर आ रहे थे। लड़के ने उन आवाज़ों में फातिमा की आवाज़ सुननी चाहिए। उस रात जब उस वृत्त में शांत पड़े सांप को वह देख रहा था तो कंधे पर बाज बैठाए हुए उस अजनबी घुड़सवार ने उससे बहुत सी बातें कही थी। बातें प्यार की, बातें खजाने की, बातें रेगिस्तान की और औरतों की और उसकी अपनी नियति की। मैं आपके साथ चलूँगा, लड़के ने कीमियागार से कहा। यह कहकर उसके दिल को बड़ी शांति मिली। जवाब में कीमियागार ने केवल इतना कहा, हम लोग कल सुबह सूर्योदय से पहले निकल पड़ेंगे। लड़के ने पूरी रात जागकर गुजारी। सूर्योदय से 2 घंटे पहले उसने अपने तंबू में ही सो रहे एक लड़के को जगाया और उससे कहा कि वह उसे फातिमा के खेमे तक पहुंचा दे। वे दोनों उसके खेमे पर पहुंचे तो लड़के ने उसे इतना सोना दिया जिससे वह एक भेड़ खरीद सकता था। फिर उसने अपने दोस्त से कहा कि वह खेमे के अंदर उस जगह जाए जहां फातिमा सो रही है और उसे जगाकर बताए कि मैं बाहर उसका इंतज़ार कर रहा हूं। उस अरब लड़के ने वही किया जैसा कि उससे कहा गया था और उसके बदले में उसे एक और भेड़ खरीदने भर का सोना मिला। अब हमें अकेला छोड़ दो, लड़के ने अरब लड़के से कहा। अरब तंबू में लौट गया अपनी नींद पूरी करने। उसे गर्व था कि उसने नखलिस्तान के सलाहकार की मदद की और इतना पैसा भी कमा लिया कि अपने लिए कुछ भेड़ें खरीद सके। फातिमा खेमे के बाहर आ गई। फिर दोनों खजूर के पेड़ों की ओर चल दिए। लड़के को मालूम था कि यह परंपरा के खिलाफ है, मगर अब उसे कोई चिंता नहीं थी। मैं जा रहा हूँ, लड़के ने कहा, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें यह मालूम रहे कि मैं वापस आऊँगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए बस आगे कुछ मत कहो, फातिमा ने बीच में टोकते हुए अपनी बात कही। किसी से प्यार किया जाता है तो बस इसलिए कि उससे प्यार है। प्यार करने के लिए किसी कारण की ज़रूरत नहीं पड़ती। लड़के ने बात जारी रखी। मेरा एक सपना था और मेरी एक बादशाह से मुलाकात हुई। मैंने क्रिस्टल बेचे, रेगिस्तान पार किया, कबीलों में लड़ाइयाँ छिड़ी हुई थी। मैं कीमियागार का पता पूछता हुआ उस कुएं तक पहुँचा। मैं तुमसे इसलिए प्यार करता हूँ क्योंकि पूरी दुनिया ने तुम्हें ढूंढने में मेरी मदद की है। दोनों आलिंगनबद्ध हो गए। पहली बार उसने एक दूसरे को स्पर्श किया था। मैं वापस आऊँगा, लड़के ने वादा करते हुए कहा। इससे पहले मैं हमेशा रेगिस्तान को हसरत से देखा करती थी, फातिमा बोली, लेकिन अब मेरे मन में एक उम्मीद होगी। मेरे वालिद भी एक दिन ऐसे ही बाहर गए थे, पर मेरी माँ के पास लौट आए थे। उसके बाद वे बाहर जाते, पर हमेशा लौटकर माँ के पास वापस आ जाते। दोनों चुप हो गए। कुछ देर तक वृक्षों के झुरमुट में यूं ही चुपचाप चलते रहे। फिर लड़के ने फातिमा को उसके खेमे के प्रवेश द्वार पर छोड़ दिया। मैं वापस लौटूंगा, ठीक उसी तरह जैसे तुम्हारे वालिद तुम्हारी अम्मी के पास लौटे थे। उसने देखा फातिमा की आंखें छलक आई थी। तुम रो रही हो? मैं रेगिस्तान की रहने वाली औरत भले ही सही, फातिमा ने चेहरा छुपाते हुए कहा, मगर हूँ तो एक औरत ही। फातिमा अपने खेमे में वापस चली गई
और जब दिन निकल आया तो रोजमर्रा के काम में लग गई। वे सब काम जो वह सालों से करती आई थी, मगर सब कुछ बदल चुका था। नखलिस्तान उस लड़के के बिना सूना था। सब कुछ जैसे बेमानी हो गया था। अब नखलिस्तान वैसा कहाँ रह गया है जहाँ 50,000 खजूर के हरे भरे पेड़ थे, 300 कुएं थे और जहाँ लंबा सफ़र करने के बाद यात्री आकर विश्राम करते थे। आज के दिन से और इसके बाद हर रोज़ नखलिस्तान उसके लिए एक खाली और सूनी जगह बनकर रह जाएगी। आज के बाद रेगिस्तान ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। वह हर रोज़ उसे देखा करेगी और अनुमान लगाएगी कि वह किस सितारे को देखता हुआ खजाने की तलाश में आगे बढ़ रहा है। वह अपने चुंबन हवाओं के जरिए उसके पास भेजेगी और जब वे हवाएं उसके चेहरे को छुएगी तो उसे एहसास हो जाएगा कि फातिमा अभी जिंदा है और उसका इंतजार कर रही है। उस साहसी का इंतजार जो खजाने के खोज में गया है। अब आज के बाद वह रेगिस्तान उसके लिए एक ही चीज़ का प्रतिरूप बन जाएगा और वह होगी उसके लौटने की उम्मीद। जो तुम पीछे छोड़ आए हो उसके बारे में सोचना व्यर्थ है, कीमियागार ने लड़के से कहा जब वो अपने सफ़र पर चल पड़े थे। जो कुछ भी है वह इस दुनिया की आत्मा में पहले से ही लिख दिया गया है और वह वैसा ही रहेगा। लोग घर लौटने की बात करते हैं, ना कि घर छोड़ने की। लड़के ने कहा लोग घर लौटने की बात करते हैं, ना कि घर छोड़ने की। लड़के ने कहा। वह फिर से रेगिस्तान की खामोशी में अपने आप को ढालने लगा था। अगर कोई वस्तु विशुद्ध तत्वों से बनी होती है तो वह कभी खराब नहीं होती। उसके पास तुम कभी भी लौट सकते हो, मगर जो चीज़ महज पल भर के लिए चमकती है, टूटते हुए सितारे की तरह, उसके लिए तुम लौट भी आओ तो भी मिलेगा कुछ नहीं। वह व्यक्ति कीमियागारी की भाषा में बात कर रहा था, मगर वह समझ गया था कि उसका इशारा फातिमा की तरफ था। जो कुछ वह पीछे छोड़कर आया है उसके बारे में एकदम कुछ न सोचना उसके लिए बहुत मुश्किल था। मरुस्थल की अंतहीन एक रास्ता ने उसे स्वप्निल सा बना दिया। वह देख रहा था वे पेड़, वे कुएं और उसका वह चेहरा जिसे वह प्यार करता था, वे सब उसकी आंखों में तैरने लगे। प्रयोग करता हुआ वह अंग्रेज और अपने गुरु होने के गुणों से बेखबर वह ऊंट चालक, सभी एक एक कर उसकी आंखों के सामने आने लगे। लड़के ने सोचा इस कीमियागार ने शायद कभी किसी से प्यार नहीं किया। कीमियागार अपने घोड़े पर सवार कंधे पर बाज को बिठाए हुए आगे चल रहा था। बाज को भी रेगिस्तान की भाषा बखूबी आती थी। जब कभी भी वे थोड़ा रुकते तो बाज शिकार की तलाश में उड़ जाता। पहले दिन वह एक खरगोश का शिकार लेकर लौटा और दूसरे दिन 2 परिंदों का। रात के समय जब वे सोने का सामान बिछाते तो छुपाकर आग जलाते। रेगिस्तान की रातें बड़ी ठंडी थी और चंद्रमा के कृष्ण पक्ष के कारण अंधेरी से अंधेरी होती जा रही थी। 1 हफ्ता गुजर गया चलते हुए और इस बात की सावधानी बरतते हुए कि वे कबीलों की लड़ाइयों में न फंस जाए। कभी कभी तेज हवा चलती तो लड़ाइयों में मारे गए योद्धाओं के रक्त की भीनी भीनी गंध अपने साथ लेकर आती। तब उस लड़के को लगता कि जो कुछ उसकी आंख नहीं देख पाई है उसे हवा ने शगुनों की भाषा में बता दिया है। नहीं तो थोड़ी दूर पर ही चल रही लड़ाई में वे निश्चित रूप से फंस जाते। 7वें दिन कीमियागार ने और दिनों की अपेक्षा थोड़ा पहले ही पड़ाव डाल दिया। बाज शिकार के लिए उड़ गया और कीमियागार ने लड़के को पानी की बोतल दी। तुम्हारा सफ़र अब लगभग समाप्ति पर है, कीमियागार ने लड़के को बताया। मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ इसलिए कि तुम अपनी नियति की खोज में लगन से लगे रहे और आपने रास्ते में मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैं सोचता था कि आप मुझे कुछ वो बात बताएंगे जो आप जानते हैं। कुछ दिनों पहले मैं एक अंग्रेज के साथ रेगिस्तान का सफ़र तय कर रहा था। उसके पास कीमियागारी की बहुत सी किताबें थी, मगर उन किताबों से मैं कुछ भी नहीं सीख सका। कुछ भी सीखने का एक ही तरीका है, कीमियागार ने जवाब दिया, और वह है कर्म। तुम्हें जो कुछ भी जानने की जरूरत थी वह तुमने अपने सफ़र के दौरान सीख लिया। अब तुम्हें केवल एक ही बात और सीखनी है। लड़का पूछना चाहता था क्या, मगर उसने देखा कि कीमियागार आसमान में अपने बाज को तलाश रहा है। आपको लोग कीमियागार क्यों कहते हैं? क्योंकि मैं वही हूं। और उन कीमियागारों से क्या चूक हो गई जो सोना बनाना चाहते थे मगर बना नहीं पाए? वे सिर्फ सोना बना लेने की बात सोच रहे थे। उसने कहा वे अपनी नियति के खजाने को बिना अपनी नियति को जिए पा लेना चाहते थे। वह क्या है? मैं समझा नहीं, लड़के ने पूछा।
कीमियागार अभी भी आसमान की तरफ देख रहा था। तभी बाज उनका भोजन लेकर आ गया। उन्होंने गड्ढा खोदकर आग जलाई ताकि उसकी रोशनी देखी ना जा सके। मैं कीमियागार हूँ, इसलिए कि मैं कीमियागार हूँ, बस। भोजन पकाते हुए उसने कहा, मैंने यह विज्ञान अपने दादा से सीखा, जिन्होंने उसे अपने पिता से सीखा था, और उन्होंने अपने पूर्वजों से। जब यह दुनिया बनी थी, उस समय में उत्कृष्ट कृति को एक नगीने की सतह पर लिखा जा सकता था, मगर लोग सरल चीज़ों को नकार कर पुस्तिकाएँ, टीकाएँ और दर्शन ग्रंथ लिखने लगे। वे यह भी सोचने लगे कि उन्हें औरों की अपेक्षा बेहतर तरीके मालूम है। इस सब के बावजूद नगीने की वह इबादत आज भी मौजूद है। क्या लिखा था उस नगीने की सतह पर? लड़के ने जानना चाहा। कीमियागार रेत पर चित्र बनाने लगा। ऐसा करने में उसे केवल 5 मिनट लगे। जब वह चित्र बना रहा था तो लड़के को बूढ़ा बादशाह स्मरण हो आया। याद आया वह चौक जहां उनकी मुलाकात हुई थी। लगता था उस सब को गुजरे सालों हो गए। यही सब कुछ लिखा हुआ था नगीने की सतह पर। कीमियागार ने अपना चित्र समाप्त करते हुए कहा। लड़के ने रेत पर लिखी हुई लिपि को पढ़ने की कोशिश की। लगता है यह कोई कूट भाषा है, लड़के ने निराश होते हुए कहा। यह कुछ वैसी ही है जैसी मैंने अंग्रेज की किताबों में देखी थी। नहीं, ऐसा नहीं है, कीमियागार ने जवाब दिया। यह बिल्कुल उन 2 चीलों की उड़ान की सतह है जिन्हें किसी तर्क से नहीं समझा जा सकता। नगीने वाली इबारत विश्वात्मा से तादामात्य स्थापित करने का सहज उपाय है। अक्लमंद लोगों को मालूम है यह दुनिया तो महज एक परछाई है, उस जन्नत का एक प्रतिरूप। इस दुनिया का अस्तित्व ही प्रमाण है इस बात का कि इसके अलावा भी एक और दुनिया है जो सब तरह से संपूर्ण है। ईश्वर ने इस दुनिया को इसलिए बनाया कि आदमी यहाँ की भौतिक वस्तुओं की नश्वरता देखकर उसकी आध्यात्मिक शिक्षाओं को समझ सके और उसकी चमत्कारिक बुद्धिमत्ता को पहचान सके। कर्म से मेरा यही अभिप्राय है। क्या मुझे नगीने वाली इबारत समझ लेनी चाहिए? लड़के ने पूछा। अगर तुम कीमियागारी की प्रयोगशाला में होती तो शायद यह समय उसे समझने के लिए सबसे बेहतर होता, मगर तुम तो रेगिस्तान में हो। अपने आप को पूरी तरह उसी में तल्लीन कर दो। ये रेगिस्तान तुम्हें पूरी दुनिया का बोध करा देगा। वैसे पृथ्वी की कोई भी वस्तु ऐसा बोध करा सकती है। तुम्हें पूरे रेगिस्तान को भी समझने की जरूरत नहीं है। रेत का महज एक कण ही काफ़ी है। उसी के बारे में चिंतन करो तो यह अद्भुत सृष्टि तुम्हारी समझ में आ जाएगी। मैं अपने आप को रेगिस्तान में किस तरह तल्लीन करूं? लड़के ने पूछा। अपने दिल की सुनो, उसे सब मालूम है। उसका जन्म विश्वात्मा से ही हुआ है और एक दिन वह उसी के पास वापस लौट जाएगा। रेगिस्तान में 2 दिन और बीत गए। यूं ही चलते चलते खामोशी में कीमियागार थोड़ा चौकन्ना हो गया, क्योंकि अब वे उस इलाके में प्रवेश कर रहे थे जहां खूनी लड़ाइयां चल रही थी। वे आगे बढ़ते जा रहे थे। लड़का कोशिश कर रहा था अपने दिल की बात सुनने की। ऐसा करना आसान नहीं था। गुजरे समय में उसका दिल सारी दास्तान बता दिया करता था, मगर अभी कुछ दिनों से ऐसा नहीं था। एक समय था जब उसका दिल अपनी सारी उदासी उसे कह डालता था, और कभी वह उगते सूरज को देखकर इतना भावुक हो जाता था कि उसकी आंखें नम हो आती थी। वह तब बड़े जोर से धड़कता जब लड़के से खजाने की बात करता, और फिर इतनी धीमी गति से धड़कता जब लड़का रेगिस्तान के अनंत क्षितिज को सम्मोहन में डूबा देख रहा होता था। फिर भी यह तो तय था कि उसका दिल एकदम शांत कभी नहीं हुआ। तब भी जबकि वह और कीमियागार रेगिस्तान का सफर बिना कोई बात किए तय कर रहे होते थे। उस रात पड़ाव डालने के बाद लड़के ने पूछा, अच्छा यह बताइए, हमें अपने दिल की बात क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि जहां तुम्हारा दिल है वहीं पर तुम्हें अपना खजाना मिलेगा। मगर मेरा दिल तो उत्तेजित है, लड़के ने कहा। उसके अपने सपने हैं। वह भावुक हो जाता है और रेगिस्तान की एक नवयुवती पर आसक्त हो गया है। जाने क्या क्या पूछता रहता है मुझसे। रातें गुजर जाती है, मुझे सोने नहीं देता और मजबूर करता है कि मैं फातिमा के बारे में सोचूं। यह तो बहुत अच्छा है। इसके मायने हैं तुम्हारा दिल अभी जिंदा है। सुनते रहो कि क्या कहता है। अगले 3 दिनों में वे कई बार योद्धाओं के नज़दीक से गुजरे और कई बार वे उन्हें दूर क्षितिज के पास दिखाई दिए। लड़के के दिल ने डर की बातें कही। उसने वह किस्से बताए जो उसने विश्वात्मा से सुने थे और जिनमें उन असफल यात्रियों की कहानियां थीं जो खजाना ढूंढने में नाकाम रहे थे। कभी कभी वह लड़के को जरा डरा देता था कि उसे खजाना कभी नहीं मिलेगा,
या फिर किसी दिन वह ऐसे ही रेगिस्तान में मर जाएगा। कभी वह कहता कि वह बहुत संतुष्ट है। आखिर और क्या चाहिए जीवन में? प्यार और पैसा, सभी कुछ तो पा लिया। मेरा दिल दगाबाज है, लड़के ने कीमियागार से कहा। वह नहीं चाहता कि मैं और आगे जाऊं। तो वह ठीक ही तो कहता है, कीमियागार ने कहा। वह डरता है कि अपना सपना साकार करने के प्रयत्न में तुम सब कुछ न खो डालो जो तुमने अभी तक प्राप्त किया है। तब मुझे अपने दिल की बात क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि तुम उसे खामोश तो नहीं रख सकते। फिर चाहे तुम यह दिखावा करो कि तुमने उसकी बात नहीं सुनी है, लेकिन वह तुम्हारे भीतर ही रहेगा और बार बार दोहराएगा कि तुम अपनी जिंदगी और इस दुनिया के बारे में क्या सोच रहे हो, कीमियागार ने कहा। तो आप यह कहना चाहते हैं कि मैं उसकी बात हर हालत में सुनूं, चाहे वह बात विश्वासघाती ही क्यों ना हो। विश्वासघात हमेशा बिना बताए आता है। अगर तुम अपने दिल को अच्छी तरह से जानते हो तो वह कभी ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हें तो उसकी इच्छाएं और सपने सब पहले से ही मालूम होंगे। साथ ही यह भी कि उससे कैसे निपटा जाए। तुम अपने दिल से कभी बच नहीं सकते, इसलिए बेहतर है कि तुम उसकी बात सुनो। इस तरह तुम्हें कभी भी उसके अनायास आघात यानी विश्वासघात की आशंका नहीं रहेगी। रेगिस्तान पार करते हुए लड़का अपने दिल की बात सुनता रहा। उसकी पैतरेबाजी और चालाकी वह बखूबी समझने लगा था और उसके इस रूप को स्वीकार करने लगा था। उसका डर जाता रहा, क्योंकि एक दोपहर उसके दिल ने कहा कि वह खुश है और उसे नखलिस्तान वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह बात सच है कि मैं कभी कभी शिकायत करता हूँ, दिल ने कहा, मगर क्या करूँ? मैं एक इंसान का दिल हूँ और इंसानों के दिल इसी प्रकार के होते हैं। लोग अपने सबसे अहम सपनों को साकार करने से पहले ही बीच में छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें शक होता है कि वे उसके योग्य नहीं हैं या यह कि वे कभी भी उसे हासिल नहीं कर पाएंगे। उनके दिल अजीजों से खो जाने के विचार भर से ही डर जाते हैं, या फिर उन क्षणों से जो अच्छे हो सकते थे पर असलियत में थे नहीं, या फिर वे खजाने जो मिल सकते थे मगर दफन थे हमेशा के लिए रेत में, कहीं बहुत गहरे। क्योंकि जब कुछ भी अकस्मात घटित हो जाता है तो हमें असहनीय पीड़ा होती है। एक रात चंद्रमा विहीन आकाश को निहारते हुए लड़के ने कीमियागार से कहा, मेरा दिल डरता है कि उसे दुख झेलना पड़ेगा। अपने दिल से कहो कि दुख भोगने का डर दुख भोगने से कहीं ज्यादा भीषण है।